हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 4। और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोटिवेशन, जिसमें आपके सिलेबस में 4 थ्योरी दे रखी हैं। उनमें हमने अब्राहम मास्लो, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग, डगलस मैकग्रेगर 3 थ्योरी जो हैं वो हमने डिस्कस की है। लास्ट थ्योरी मैंने आपको बताई थी डगलस मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जेड थ्योरी। और जो ये जेड थ्योरी है वो दी है विलियम जी आउची ने। आपको नाम भी ध्यान रखना है इसका, क्योंकि ये 1 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है कि जेड थ्योरी किसने प्रपोज की, किसने डेवलप की। तो हम डिस्कस करेंगे इसका नाम क्या, विलियम जी ऑची। ठीक है, विलियम जी ऑची जो हैं इन्होंने मोटिवेशनल कंसेप्ट या मोटिवेशनल थ्योरी कैसे दी। एक्चुअल में मैंने आपको बताया था कि हर वो कॉन्सेप्ट जो आपको मोटिवेशन देने में हेल्प करे, जो ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर्स को गाइड करे कि आप कैसे बेस्ट से बेस्ट मोटिवेशन दे सकते हैं, वो सब आपके इसमें आएंगे, मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट में आएंगे। क्लियर? तो जैसे हमने अब्राहम मास्लो में पढ़ा था नीड्स के हायरार्की के बारे में, फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग की थ्योरी में पढ़ा हमने उन फैक्टर्स के बारे में जिनसे हम सेटिस्फेक्शन के लेवल को बढ़ा सकते हैं। मैकग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी में हमने ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करना सीखा, जिसमें हमको पता चला कि 2 तरह की कनेक्टिविटी होती हैं आपकी। एक तो आपका एटीट्यूड होता है कौन सा, पॉजिटिव, और एक होता है नेगेटिव। तो जिसका जैसा है उस हिसाब से हम उसको क्या करेंगे, मोटिवेशन देंगे और सेटिस्फेक्शन देने का एफर्ट्स करेंगे, प्रयास करेंगे। क्लियर? यहाँ पर जो विलियम ऑची हैं इन्होंने क्या किया है कि जापानीज़ और अमेरिकन जो कंपनीज़ हैं उनके मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को स्टडी किया है, उनमें जैसा मैनेजमेंट होता है उस चीज़ पे शोध किया है। और फिर इन्होंने ये अपना कॉन्सेप्ट दिया कि जापानीज़ मैनेजमेंट के अंदर ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं, वो कितने अच्छा मैनेजमेंट करते हैं, किससे कंपैरेटिवली हम बात कर रहे हैं अमेरिकन मैनेजमेंट से। जो अमेरिकन कंपनीज है उनसे कहीं ज़्यादा बेटर डिसिप्लिन क्या होता है आपके जापानीज़ मैनेजमेंट में होता है, और उसमें कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो जापानीज़ मैनेजमेंट में पाई जाती हैं। उन जापानीज़ मैनेजमेंट की जो क्वालिटीज़ हैं उन्हीं को डिस्कस किया है आपकी जेड थ्योरी के अंदर। इनसे गाइडेंस लेके कोई भी मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन में सेम टाइप से क्या कर सकता है, मोटिवेशन अप्लाई कर सकता है। क्लियर? तो हम बात कर रहे हैं विलियम जी ऑची की जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, उसके बारे में। विलियम ऑची ने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है थ्योरी जेड। बुक का नाम है थ्योरी जेड। और इसमें क्वेश्चन है कि हाउ अमेरिकन बिजनेस कैन मीट जापानीज चैलेंज। यानी कि जो अमेरिकन बिजनेस है वो जापानीज़ चैलेंज को कैसे मिल सकते हैं, कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया है, जो जापानीज़ मैनेजमेंट है उसकी कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं। वो क्वालिटीज़ क्या हैं जिनको इस्तेमाल करके आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन को, सेटिस्फैक्टरी लेवल को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे उनके बारे में बताया है। तो उसके बारे में कुल 5-6 टाइप के पॉइंट्स हैं आपके, जो जापानी मैनेजमेंट के आपकी क्वालिटीज़ को प्रेजेंट करते हैं। और उसमें नंबर फर्स्ट है जो, वो है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट, आजीवन रोजगार देते हैं। ध्यान रखना है हमको, जापानीज़ कंपनी जो होती हैं उनमें मैनेजमेंट में मोटिवेशन का जो एक बेस्ट मेथड है वो है लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को एक बार अपॉइंट कर लिया जाता है तो उसे हटाया नहीं जाता। यानी कि अगर मान लो मंदी टाइम आ गया, जैसे अभी कोरोना का सीज़न चल रहा है, तो ढेर सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री कर रही हैं, हटा रही हैं।
लॉजिक क्या है कि उनको अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, उनकी जो कॉस्ट है वो उनको कम करनी है, और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, खर्चा कम करना पड़ेगा। और खर्चा किसका, एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि काम तो वैसे ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो एम्प्लॉयज़ वो हटा रही हैं वो अब आगे उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए, उसमें काम करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। लेकिन जापानीज़ कंपनी जो है, उन कंपनियों में क्या होता है कि जो मंदीकाल होता है, जो रिसेशन पीरियड होता है, उसके अंदर भी एम्प्लॉयज़ को नहीं हटाया जाता। तो उससे जो उन एम्प्लॉयज़ की जो लॉयल्टी है, वो जो डेडिकेशन है, वो बिजनेस के लिए, उन कंपनीज़ के लिए, उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम, स्लो इवैल्यूएशन एंड प्रमोशन। देखो जापानीज़ कंपनी क्या मानती हैं, जापानीज़ कंपनी ये मानती हैं कि किसी भी एम्प्लॉय के काम की जो जांच है, जो उसका इवैल्यूएशन है, वो जल्दी से ही नहीं करना चाहिए। भाई आज मान लो कोई एम्प्लॉय आया हो काम पे और उसने टाइम बताया 6 महीने का, और 6 महीने के टाइम के बाद आपको ऐसा लगा कि इस एम्प्लॉय में अभी कोई एफिशिएंसी नहीं आई है इस काम को लेकर, तो आप उसको हटा रहे हैं। अभी उसने पूरी तरह से उस काम को सीखा भी नहीं है। मैंने आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया था हेनरी फ्योल का, स्टेबिलिटी इन टेनर ऑफ पर्सोनल। तो हमने बात की थी वहाँ पर कि आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी देनी है। तो ये स्टेबिलिटी जापानीज़ कंपनियाँ वास्तव में देती हैं। वो क्या करती हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कामों का जो इवैल्यूएशन है वो बहुत स्लोली करते हैं। यानी कि अगर कोई बंदा एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा है तो उसको उस काम पर वापस रखा ही जाएगा जब तक कि वो उसके बारे में कंप्लीट जान ना जाए। और ऐसा करने से उसका जो इवैल्यूएशन का टाइम है वो 1-2 साल का नहीं है, बल्कि 8 से 10 साल का है। यानी कि 8 से 10 साल तक कंपनी केवल और केवल ये जांच करेगी कि ये बंदा जो हमने काम पे लगाया है, ये इस काम को सही ढंग से कर पा रहा है या नहीं। क्लियर। तो यहाँ पर क्या होता है, स्लो इवैल्यूएशन होता है। तो इससे वो जो इंडिविजुअल जिसका आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो उस काम के बारे में प्रॉपर नॉलेज ले लेगा और उसके बारे में सीख जाएगा, तो ये उसके डेवलपमेंट के लिए कैसा है, अच्छा है। क्लियर। दूसरी बात आती है प्रमोशन की। तो प्रमोशन में क्या होता है, मोस्टली जैसे मान लो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अच्छे ढंग से पूरा किया, तो आप क्या कर रहे हो, लीड कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप लीड कर रहे हो अपने डिपार्टमेंट को। तो कंपनी आपके काम से खुश हो जाएगी और आपको क्या कर रही है, आपके एफर्ट्स के लिए क्या कर रही है, प्रमोशन दे रही है। लेकिन जापानी कंपनी ऐसा नहीं मानती। जापानी कंपनी ऐसा क्यों नहीं मानती, जापानी कंपनी ऐसा मानती हैं कि भाई देखो, जो प्रमोशन है वो इंडिविजुअल स्किल्स के थ्रू नहीं होना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया ठीक है आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। नहीं, आपके पीछे जो ग्रुप काम कर रहा है, आपने जिस टीम को गाइड किया, उस टीम के सेटिस्फैक्ट्री लेवल के आधार पे उसको, उसके जो एफर्ट्स हैं, उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो आप कितना अच्छा ले पाए, आपने उस ग्रुप को कितना अच्छा गाइड किया, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और उस ग्रुप के आधार पे, उस ग्रुप के सेटिस्फैक्ट्री लेवल के आधार पे, उसके परफॉर्मेंस के आधार पे उस लीडर को, उस मैनेजर को क्या दिया जाएगा, प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, ये तो वही वाली बात हो गई भाई। जैसे मान लो आज कि किसी स्कूल में सारे टीचर्स जो हैं किसी स्ट्रीम के, वो मिलके बहुत अच्छा एफर्ट्स करते हैं और एक अच्छा स्कूल का रिजल्ट अपनी स्ट्रीम के लिए देते हैं, और पता चला कि जो स्ट्रीम का हेड है उस हेड को प्रमोशन दिया गया जबकि उसने कुछ किया ही नहीं। ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे जो जापानी कंपनी है वो उन कलेक्टिव जो आपके क्या है एफर्ट्स हैं उनको क्या मान रही है, इंपॉर्टेंट मान रही है। यहाँ पर इंडिविजुअली हम क्या नहीं कर रहे, प्रमोशन नहीं दे रहे, बल्कि ग्रुप लेवल पे सेटिस्फैक्टर जो आपका लेवल है उसको पूरा होने पर आप क्या कर रहे हैं, प्रमोशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर वर्टिकल प्रमोशन नहीं है, यहाँ हॉरिजॉन्टल प्रमोशन है। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, कन्वीनियंट है यहाँ पर, इसलिए आपका जो जापानीज़ मैनेजमेंट है वो अच्छा माना जाता है। नंबर 3 पे हम डिस्कस कर रहे हैं कैरियर पाथ। कैरियर पाथ का मतलब होता है जीवन वृत्ति पथ। तो कैरियर पथ, कैरियर अपन जानते हैं क्या होता है। कैरियर किसी विशेष प्रकार के काम में कोई अचीवमेंट, कोई नॉलेज, उस क्षेत्र में उस काम को करना, या आपके कैरियर को प्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमने मोस्टली पढ़ा हुआ है कि किसी भी बंदे को कोई एक ही काम करना चाहिए जिससे उस काम में वो स्पेशलाइजेशन ला सके। क्लियर।
लेकिन जापानीज़ मैनेजमेंट इससे उल्टा है। जापानीज़ मैनेजमेंट ये कहता है कि भाई जो स्पेशलाइजेशन है वो किसी एक काम में ना होके बहुत सारे कामों में रखो। अगर मान लो आप बहुत सारे कामों में स्पेशलाइजेशन रखोगे तो आपको किसी भी काम में क्या कर सकता है, इस्तेमाल किया सकता है। भाई आज मान लो कोई बंदा है, जैसे हम एक टीचर की बात कर रहे हैं, वो टीचर किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने में क्या है, स्पेशलाइज्ड है। अब अगर मान लो उसको एग्ज़ाम लेना नहीं आ रहा या वो प्रेयर नहीं करवा सकते, तो इन सारी चीज़ों के लिए फिर अलग से क्या करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयज़ अपॉइंट करने पड़ेंगे। आपको क्या करना है, अपने कार्य क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं उन सब में क्या करना है, एफर्ट्स करने हैं, उन सब में प्रैक्टिस करनी है और सब में क्या करना है, सीखना है। इससे आपका कैरियर किसी स्पेशल टास्क के लिए नहीं बल्कि ऑल ओवर फंक्शंस के लिए होगा और इसमें से आप किसी भी चीज़ को परफॉर्म करके अपना जो एम्प्लॉयमेंट है वो चला पाएंगे। तो इस चीज़ को जापानीज़ मैनेजमेंट क्या मानता है, बेस्ट मानता है। नेक्स्ट नंबर 4 पे हम डिस्कस कर रहे हैं एम्फेसाइज ऑन ह्यूमैनिटी। देखो ह्यूमैनिटी का मतलब होता है मानवीयता, मनुष्यता। कि आप एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को एज ए मशीन काम में नहीं ले रहे हो बल्कि उनकी फीलिंग्स को, उनकी डिज़ायर्स को क्या कर रहे हो, इम्पोर्टेंस दे रहे हो, उनको मान रहे हो। तो ये चीज़ जापानी मैनेजमेंट में होती है और जापानीज़ मैनेजमेंट में ह्यूमैनिटी इतनी ज़्यादा ध्यान दी जाती है कि इसमें केवल जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉई नहीं बल्कि उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो गार्जियन होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, उन सबकी डिज़ायर्स और एम्बिशंस का भी क्या करा जाता है, ध्यान रखा जाता है। अब आप सोचो कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन हेड या सुपीरियर आपके साथ साथ आपकी फैमिली को भी क्या करता है, ध्यान रखता है, तो आपकी जो लॉयल्टी है, आपका जो फेथ है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो चीज़ मोटिवेट करती है सेल्फ एम्प्लॉय को उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने और काम करने के लिए। क्लियर। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 5 पे कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होता है, ध्यान रखना है हमको। जापानीज़ कंपनी में कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग किया जाता है। भाई आज किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मान लो कोई डिसीजन लिया जाए और उस डिसीजन में हम कंट्रीब्यूशन मांगें किससे, लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ से, तो ये उनके लिए एक बहुत ही रेस्पेक्ट की बात हो गई। और अगर मान लो उन्होंने जो एडवाइसेस दी, जो डिस्कशन दिया, उसको हमने इम्प्लीमेंट और कर दिया, तो इससे उनका जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाएगा और वो सोचेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन हमारी बातें भी सुनता है, हमारी बातें भी मानता है। और ऐसा जो एक सिस्टम बनेगा माइंड में किसके, एम्प्लॉय के, वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो उसी के साथ जुड़ना और काम करना पसंद करेंगे। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में केवल इतना ही है कि वहाँ पर जो डिसीजंस लिए आते हैं मैनेजर्स के थ्रू, वो मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ से उनके एडवाइसेस, उनके जो सुझाव हैं, उनके विचार जो हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सब कुछ जानते हैं और डिस्कशन के बाद उनकी जो एडवाइसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है मैनेजरियल फंक्शंस के अंदर। और ऐसा उनको एक विश्वास बढ़ाता है एम्प्लॉयज़ का, और ये सारी चीज़ें उनके मोटिवेशन के लिए कैसी होती हैं, अच्छी होती हैं। ठीक है। नंबर 6 पे हम डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। विलियम जी ऑची ये बोलते हैं कि जापानीज़ मैनेजमेंट में, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि यहाँ पर लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ को काफ़ी अच्छा केयर किया जाता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट और आता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। हमेशा ही जो जापानीज़ मैनेजर हैं वो ये सोचते हैं कि उनकी कंपनी में काम करने वाले हर बंदे को क्या किया जाए, डेवलप किया जाए। डेवलपमेंट किस तरह से, डेवलपमेंट मतलब स्किल्स में डेवलपमेंट, और स्किल्स में डेवलपमेंट आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू। तो यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा अच्छे से अच्छा, नए से नया सिखाने का क्या करती हैं, प्रयास करती है। हमने एक ऑप्शन पढ़ा था इस बारे में कि अगर मान लो कोई कंपनी अपने यहाँ पे कोई एम्प्लॉय लेके कोई नई टेक्निक लेके आती है तो उसके लिए वो नए एम्प्लॉयज़ भी ला सकती है, लेकिन इससे जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनका क्या होगा। तो यहाँ पर जापानी कंपनी इस तरह की कोई टेंशन ही नहीं ले रही। वो क्या करते हैं, उस नई टेक्निक के बारे में अपने पुराने एम्प्लॉयज़ को ही सिखाते हैं, तो इससे उनके स्किल्स इंप्रूव होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम से। और ऐसा करने से जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। भाई डेवलपमेंट भी अपने आप में एक मोटिवेशन का तरीका है, मैं आपको बता चुका हूँ इस बारे में।
कि अगर मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको सीखने आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो आप इस चीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते हो और उसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देते हो, तो ये चीज़ें आपके मोटिवेशन के लिए ज़रूरी हैं। एंड लास्ट है नंबर 7 पे इनफॉर्मल कंट्रोल। इनफॉर्मल कंट्रोल, देखो इनफॉर्मल कंट्रोल का मीन क्या होता है? एक तो होता है फॉर्मल कंट्रोल और एक होता है इनफॉर्मल कंट्रोल। इनफॉर्मल कंट्रोल को अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं। मैंने आपको बताया था, हम 11th क्लास में ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दो तरह के रिलेशंस होते हैं। हम भी जानते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक सुपीरियर हमें उस सुपीरियर की ऑथोरिटीज़ को ध्यान में रखकर ही बताएगा, गाइड करेगा, समझाएगा, तो हमें इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं आएगा उस काम को करने में जितना वो हमें फ्रेंडली समझाएगा, हमसे डिस्कस करेगा, हमारी कंप्लेंट्स को सुनेगा, हमें गाइड करेगा और हमारे काम की पॉजिटिव मॉनिटरिंग करेगा, सुपरविज़न करेगा, तब हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जो आपके जापानीज़ मैनेजर होते हैं उसके बारे में बताया ऑची ने। क्या बताया कि भाई जो उन कंपनीज़ में जो सबॉर्डिनेट्स काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनके काम के जो कंट्रोल है, उनके काम की जो इवैल्यूएशन है, जो मॉनिटरिंग है, वो वहाँ के सुपीरियर फॉर्मली ना करके बल्कि कैसा करते हैं, इनफॉर्मली करते हैं। इनफॉर्मली में यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है, वो अपने आप को अपना इंपॉर्टेंस मानते हुए उसमें बिजनेस में मैनेजर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके गाइडेंस को ले रहे हैं। तो इस तरह से ये जो आपने जापानीज़ मैनेजमेंट के जो बारे में कुछ क्वालिटीज़ पढ़ी, ये कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी हैं और इनसे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट हो रहा है, वहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो विलियम ऑची का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको काफ़ी समझ में आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ। तो जेड थ्योरी के साथ ही आपका जो थ्योरीज़ और मोटिवेशन का जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है और इसी के साथ मोटिवेशन लेक्चर जो आपके 4 मार्क्स का आएगा, 4 नंबर का आएगा, ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू।